नमस्कार, अफसरनामा में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ 2013 बैच के आईएएस अफसर गौरव सिंह जी हैं। सबसे बड़ी खासियत उनकी ये है, जहां पर पोस्टेड होते हैं अवार्ड्स की झड़ी लग जाती है। चाहे दंतेवाड़ा की बात कर लें या राजधानी की बात कर लें, प्रधानमंत्री से रिलेटेड बहुत से अवार्ड उनको मिले हैं, डिजिटल क्षेत्र के बहुत से अवार्ड्स उनको मिले हैं और आम लोगों से जुड़कर तरक्की करने में विश्वास रखते हैं। हिंदी उनकी बड़ी अच्छी है, हिंदी से प्रेम करते हैं। हिंदी साहित्य में यूपीएससी में उनका रिकॉर्ड आज भी बड़ा है, मैं कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। तो बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ जानने को उनसे मिलेगा। मुलाकात करते हैं आईएएस गौरव सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। लंबा सफ़र आपका सर रहा है और हमने जो आपके बारे में जितना भी जाना, बिल्कुल देसी टच आपका रहा है। हिंदी मीडियम से आपने पास आउट किया, हिंदी मीडियम का आपका रिकॉर्ड सुनने में आया। किस तरीके का ये रिकॉर्ड था, क्या वो अनुभव थे? देखिए, मैं एक तो सुधार करना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम का रिकॉर्ड नहीं था, मेरा वैकल्पिक विषय था हिंदी साहित्य। उस वर्ष जो 2012 की परीक्षा हुई, उसमें संयोग से पूरे देश में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। वो एक जो अंकों का आप कह सकते हैं उस वर्ष का वो रिकॉर्ड था। हाँ, हिंदी मीडियम का मैं विद्यार्थी जरूर रहा हूँ और मैंने सिविल सेवा की परीक्षा हिंदी मीडियम से ही दी है। तो क्या सिविल सर्विस में ही आपका आना बचपन से टारगेट था या अचानक से कैसे मन बना कि सिविल सर्विस में जाना? दोनों को कह सकते हैं आप। छोटे पर से जहाँ स्कूलिंग हुई वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का आना रहता था, तो कहीं न कहीं प्रेरणा थी। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश के KNIT सुल्तानपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मैं मास्टर्स करने दिल्ली आ गया। मास्टर्स के समय मुझे वहाँ, अगर आप सेमेस्टर टॉप करते हैं तो एक जर्मनी का एक्सचेंज प्रोग्राम है, डैड फेलोशिप, वो भी मिली। इसी बीच में मुझे कुछ जो सरकारी दफ्तर हैं, कुछ संबंधित सोलर में चूँकि काम कर रहा था, उन विभागों में जाने को मिला, जहाँ हमने कई प्रेजेंटेशंस भी किए। कई बार निराशा भी हुई, तो लगा कि कुछ चीज़ें जो हम बहुत अच्छी कर सकते हैं उनके लिए एक प्रशासनिक सेवा एक बहुत अच्छा अवसर है। जितना मैं अंदर से नहीं जानता था, उस दौरान मैंने अपने मास्टर्स के टाइम विभागों से जब प्रोजेक्ट के लिए जाना हुआ, प्रेजेंटेशंस के लिए जाना हुआ, तो उसकी आपकी भूमिका कितनी ज़्यादा हो सकती है और आपकी सोच, आपका निर्णय कब हो सकती है, उसमें प्रशासनिक सेवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी समय मैंने अपनी जर्मनी के उस फेलोशिप को भी छोड़ा और उसी समय मैंने सोचा कि अब प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनना है। और पढ़ाई करते करते ही मास्टर्स के साथ PhD भी हो गई। पढ़ाई करते करते साथ में हुआ। जिस वर्ष सिविल सेवा में चयन हुआ, उसी वर्ष मेरी PhD भी कंप्लीट हो गई। आपने IIT भी की हुई है, IIT पास आउट हैं आप। वो किस तरीके का आपको लगा कि बड़ा पैकेज का कोई आकर्षण नहीं था? तब तो आपको पता भी नहीं था कि सिविल सर्विस में जाना है। देखिए, जब मेरे पिताजी एक सामान्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य थे, तो अपना उद्देश्य था कि अपने को आगे जाके शिक्षा में जाना है। इसीलिए जब मेरा इंजीनियरिंग हुआ तब भी मुझे एक अच्छा पैकेज मिला था, वो भी छोड़कर मैं मास्टर्स करने गया। कि जब आप लक्ष्य तय कर लेते हैं तब ये पैकेज और ये सारी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं। हाँ, मैं अब आप ये भी कह सकते हैं जब आपका तय था तो आपने उसके लिए अप्लाई ही क्यों किया। जब आप जिस स्तर पर हैं, देखिए, दो चीज़ें हैं। मेरा मानना है कि भले आपको ना करना हो, पहले आप उसे अचीव करिए, फिर डिसीजन लीजिए। जब तक आपको कुछ मिला नहीं है और आप कहते हैं जी हमें ये नहीं करना है, तो ये कुछ अंगूर खट्टे वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए मैंने जो भी कंपटीशन, जो भी चाहे कैंपस इंटरव्यू हुआ, ईश्वर की दया से पहले दूसरे कैंपस इंटरव्यू में ही अच्छी पैकेज मिले। हालांकि हमने वहाँ विनयपूर्वक बता दिया कि हमें इसमें नहीं आना है, आप इसको किसी दूसरे को दे दें, लेकिन हाँ, ऑफर मेरे पास थे। तो उत्तर प्रदेश में आप कहाँ से हैं? किस तरीके की आपकी स्कूलिंग हुई? किस तरीके का आपका बचपन बीता? क्या पृष्ठभूमि रही आपकी? देखिए, मेरे पिताजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे। मैंने उनका जीवन, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसमें मेरे माता पिता का बहुत योगदान है। एक शिक्षक, आदर्श शिक्षक कैसा हो सकता है, इसके लिए मैं अपने पिताजी से उच्च आदर्शों का शिक्षक आज तक नहीं पा पाया। मेरी माताजी गृहिणी हैं,
यद्यपि एजुकेशन उस समय के हिसाब से हम लोग उनको हाईली क्वालिफाइड कहते हैं, लेकिन परिवार की स्थितियों को देखते हुए उन्होंने घर को संभालना ज़्यादा उचित समझा। और हम 7 भाई बहन हैं, 4 बहनें बड़ी हैं, 3 भाई थे हम। अभी कुछ समय पहले हमारा एक भाई को हमने एक दुर्घटना में खो दिया। मैं 7वें नंबर का घर का वो हूँ, सबसे छोटा हूँ, लड़ला रहा। लेकिन बड़े परिवार को कम पूंजी में सम्मान के साथ, समाज के साथ अपनी उपयोगिता निर्धारित करते हुए कैसे जिया जा सकता है, हमने माता पिता से सीखा। और उन्हीं के जीवन का जो पुण्य कर्मों का फल है, उस कारण आज हम पूरा परिवार सामाजिक आर्थिक रूप से एक सम्मानित स्थान पर हैं। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, जब हम गांव जाते हैं या अगल बगल के बच्चे आ जाते हैं, फ़ोन पे आ जाते हैं, कुछ भी होता है, ऐसी स्थितियों का हम पूरा सदुपयोग करते हैं। शायद जो आप शिक्षक बनना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे, वो भी आपके अंदर की एक चीज़ थी, वो शायद बाहर आई। निसंदेह रूप से आज अच्छा लगता है जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, एक अननोन सी कॉल आती है कि सर आपको याद नहीं होगा, आप यहाँ आए थे, आपने बताया था, फिर मैंने तैयारी शुरू की। अभी बहुत जल्दी का ही मैं आपको एक उदाहरण बताऊँगा कि रायपुर में एक नया लड़का इनकम टैक्स में ज्वाइन किया, फ़ोन आया, सर मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं पूछा क्यों मिलना चाहते हो? नहीं सर आके बताऊँगा, आ जाओ। जब वो आया तो लड़का सीधे पैर छुआ। तो मैंने कहा भाई क्या, कहाँ, क्या? सर आप वहाँ आए थे, आपने कहा था इससे पढ़ो, तब मैं पढ़ा था और आज मैं संयोग से रायपुर में पोस्टिंग मिली है। तो इस टाइप के जो जब घटनाएं घटती हैं तो लगता है कि मैंने वो 3 महीने बहुत सदुपयोग किया। और यही कारण आज भी जब समय मिलता है तो वो मौके हम कोशिश करते हैं अपनी प्रशासनिक दायित्वों के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ हम जुड़ सकें। छत्तीसगढ़ आप पहुँचे, जब पोस्टिंग आपकी इधर हुई, किस तरीके का छत्तीसगढ़ का माहौल आपने देखा है? क्या छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानते थे या कुछ कैसी इमेज थी दिमाग में? देखिए, मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भूगोल भी रहा, इसलिए छत्तीसगढ़ की सामाजिक आर्थिक संस्कृति के बारे में जो किताबों से पढ़ा था वो तो जानता ही था। लेकिन निसंदेह रूप से आप ऐसी बैकग्राउंड से हों, ऐसे परिवार से आते हों, ऐसे क्षेत्र से आते हों जहाँ नक्सलवाद का ना जाना जाता हो, और ऐसे प्रदेश में आप जा रहे हों जहाँ वो एरिया उसी नाम से लोग जानते हों, लोगों को ऐसा लगता है, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को आज भी वही लगता है कि आप रायपुर के एयरपोर्ट पे उतरेंगे और आपके साथ कुछ हो जाएगा। ऐसी स्थितियाँ थीं, लेकिन ये रास्ता हमने स्वयं चुना है। और शुरुआत में परिवार को थोड़ा भय भी था, धीरे धीरे परिवार के लोग आए, देखा यहाँ तो सब बहुत बढ़िया है। और सबसे ज़्यादा सुखद संयोग आपको मैं बताऊँ, और मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा समय हमने प्रशासनिक सेवा में अभी तक गुजारा वो दंतेवाड़ा, एज ए दंतेवाड़ा सीईओ गुजारा। मेरी छोटी बेटी वहीं दंतेवाड़ा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुई है, तो उस जगह से भी लगाव है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तो छत्तीसगढ़ का कोई भी कोना अपना घर लगता है। बहुत ही सुदूर इलाका दंतेवाड़ा की आपने यहाँ पर जिक्र किया, नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ आपने काफ़ी अच्छा अनुभव किया। क्या आपके काम के दौरान एक्सपीरियंस वहाँ पर आपके रहे जो आप बताना चाहेंगे? किस तरीके का माहौल आपको लगा? निसंदेह रूप से मेरा मानना है देश का प्राकृतिक रूप से अगर आप कहेंगे कि 10 बेस्ट जगह चुनिए तो मैं दंतेवाड़ा को चुनूंगा, क्योंकि दंतेवाड़ा में आपको हर फीलिंग आएगी। अगर आप मुचनार के तट पे खड़े हैं तो आपको गोवा लगेगा, अगर आप बचेली किरंदुल वाले कैलाश नगर की ओर जा रहे हैं तो आपको मसूरी की फीलिंग आएगी, आप जब दंतेवाड़ा गीदम के बीच में होंगे तो आपको मैदान की फीलिंग आएगी। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक रूप से लघु भारत कह सकते हैं तो दंतेवाड़ा एक बहुत छोटा सा लघु भारत है जहां आपको हर तरीके की फीलिंग आती है। और प्राकृतिक रूप से इतनी खूबसूरत जगह है, हम लोग भी देश विदेश घूमे हैं, जो आनंद मुझे दंतेवाड़ा मिला वो शायद कहीं नहीं मिला। वहाँ जो समस्या है नक्सलवाद की, इसकी वजह आपको कार्यकाल के दौरान क्या समझ में आई और क्या कभी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा? देखिए, हम लोग बहुत अंदर तक गए, ठीक है। कई बार जहाँ आज विजिट की है कल घटनाएं हुई हैं, कई बार पता चला है कि हम बैठक लेके वापस आए हैं या बैठक में ही 2 लोग बैठे थे जो आराम से बात सुन रहे थे, ऐसी कई बात सुनने को आई।
कई बार ये भी हुआ कि ट्रेस की उन्होंने कुछ कर रखा है तो हम लोगों ने रास्ते भी बदले। ऐसे कई घटनाएं हैं जिनको पब्लिक फोरम में हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कारण की बात अगर आप करेंगे तो वो एक हिसाब से ऐतिहासिक भौगोलिक कारण है जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। विकास एक उसका बहुत बड़ा बाधक तत्व है। ज्यों ज्यों विकास होता जाएगा, और वही कि कुछ चीज़ों में हमको जीरो टॉलरेंस और बाकी विकास के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ना है। भारत गांव का देश कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की भी ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है और संयोग से आप पंचायत से भी ज़्यादातर समय अपने कार्यकाल में जुड़े रहे। किस तरीके की छत्तीसगढ़ की पंचायतों को, ग्रामीण इलाकों को आप देखते हैं? क्या कुछ कमियां वहाँ पर है, क्या पॉजिटिविटी वहाँ पर देखते हैं? देखिए, निसंदेह रूप से जो पंचायती राज सिस्टम है वो उसको स्टेट बनने के बाद, चूँकि जब स्टेट बनता है तो थोड़ा सा ट्रांजिशन का फेज होता है, ऐसे में और लगातार स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ठीक है, और ज़्यादा उसे स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। लोगों में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, और जब जागरूकता बढ़ेगी, एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, लोग अपने अधिकारों के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा ही पंचायतें मजबूत होंगी। लेकिन निसंदेह रूप से हमारे यहाँ के जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, पंचायत के लोग हैं, गांव के लोग हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है। हम लोगों का अनुभव रहा है कि जिन प्रदेशों को हम कहते हैं कि ये बहुत विकसित प्रदेश है, बहुत ज़्यादा यहाँ पंचायती राज सिस्टम एक्टिव है, वो लोग भी कई चीज़ों में, कई योजनाओं को जितनी जल्दी हमने धरातल पे उतारा है, हमारे प्रदेश ने उतारा है, उतनी जल्दी वो उतार नहीं पाए हैं। क्योंकि यहाँ का जो गांव का व्यक्ति है, यहाँ का जो पंचायत का प्रतिनिधि है, हो सकता है कि उसकी अवेयरनेस उनसे थोड़ी सी कम हो, लेकिन प्रशासन के प्रति विश्वास, प्रशासन के साथ कोऑपरेशन अन्य प्रांतों से मुझे यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। आमतौर पे तो आपको समय कम मिलता होगा, लेकिन जब समय मिलता है तो क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, मैं 2 बहुत छोटी प्यारी बच्चियों का पिता भी हूँ, तो पूरी कोशिश रहती है कि जो भी समय मिले उनमें उन बच्चियों के साथ अपना समय गुजारूं। उसके अलावा जैसे उपन्यास पढ़ना, किताबें पढ़ना मेरा शौक़ है, तो कोशिश करता हूं कि शौक़ न मरे। सोने से पहले आधा घंटा कोई न कोई किताब पढ़ लूं, कुछ ना कुछ नया सीख लूं। तो हर दिन ये सोचते हुए कि कुछ नया सीखना है, कुछ नया पढ़ता है, तो वही उसमें अपना टाइम कट जाता है, और पढ़ते पढ़ते कब नींद आ जाती पता भी नहीं चलता। हिंदी प्रेम क्या अभी भी जिंदा है आपको लगता है? निसंदेह रूप से। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं आया तो इस पूरे प्रदेश से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था। संयोग से एक बच्ची के मॉक इंटरव्यू में हम लोग बैठे थे सर्विस में आने के बाद। आज वो लड़की IAS अधिकारी है। उससे मैंने एक ऐसे सवाल पूछा कि बताइए छत्तीसगढ़ के 5 महापुरुषों के नाम बताइए। उसने वहाँ तो मुझे बता दिया, बाद में उसने पूछा कि सर मान लीजिए आपने तो 5 पूछे थे, 10 पूछ लेता तो कोई, तो आप 10 के नाम बताओ मुझे, तो मैं तैयारी करूँ। तो मैं भी निरुत्तर था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थे। वहीं से मैंने छत्तीसगढ़ के महापुरुषों इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया, और वो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये तो इतनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है यहाँ की, जो शायद मुझे लगता है मध्य प्रदेश का पार्ट रहने के कारण जिस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा पाया। इसलिए मैंने फिर धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया। बहुत जल्दी ही वो मेरा काम एक किताब के स्वरूप में भी आएगा, जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ के 72 महापुरुषों पर पूरा एक संकलन किया है। संकलन लगभग पूरा है, लेकिन कुछ बीच में व्यस्तताएं रहीं, इस कारण हम उसको नहीं ले पाए। और मैं आपको बताऊंगा कि आप भी जान के हैरान होंगे, क्योंकि मैंने कई छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानने वाले व्यक्तियों से भी बात करने के बाद भी जब मैं उन 72 महापुरुषों की लिस्ट दिया तो कुछ ने बोला ये कौन है। तो बहुत जल्दी ही, मतलब मैं मानता हूँ 6 महीने के अंदर वो पुस्तक, तो कभी कभी उस किताब पे भी काम कर लेता हूँ। जब थोड़ा पढ़ के कुछ नया मिलता है तो वो पुस्तक भी जल्दी आएगी। एक अन्य पुस्तक पर भी हम लोगों ने काम किया था, जो कि आपके हिंदी की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के कई बच्चे हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था अपने दोस्तों के साथ कि पहले हमने कई कोचिंग संस्थाओं से बात करके कि बच्चों के मन में जो सवाल हो लिख के दे दें।
ऐसे करते करते 70 सवाल ऐसे निकल के आए जो सामान्यतया बच्चों के दिमाग में चलते हैं। उन सवालों का मैंने भी उत्तर लिखा, तो हमने सिविल सेवा के ही कई साथियों को 2-2, 4-4, 6-6 सवाल भेजे, उन्होंने उसके उत्तर लिखे। तो वो संकलन भी बहुत जल्दी ही 6-8 महीने में उसको भी हम एक पुस्तक फॉर्म में ले आएंगे। पहले ही आपने जो बताया, ये बुक किस नाम से आएगी, अगर आप बता सके तो हमारे माध्यम से बच्चे जान। जैसे जो छत्तीसगढ़ के महापुरुषों पे है, उसको हमने नाम दिया है आमचोगढ़ 36। कई ऐसे हिंदी भाषी बच्चे हैं जो कि आप बता रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं सिर्फ हिंदी भाषी होने की वजह से, या भाषा ज्ञान और इंग्लिश उनकी कमज़ोर होती है। ऐसे लाखों बच्चों के लिए कोई मैसेज आप ज़रूर दें। हाँ, देखिए, मैं दोनों चीज़ कहता हूँ कि हिंदी भी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक भाषा है। हिंदी की ब्यूटी ये है कि वो हमारी मातृभाषा है। सामान्यतया लगभग लोग जितना भी हिंदी बेल्ट है उसी में पले बड़े होते हैं, सोचते हैं, तो निसंदेह रूप से उसमें थोड़ा मजबूत होते हैं। लेकिन मानिए न मानिए, इंग्लिश ग्लोबल भाषा है। आप जब कहीं बाहर निकलते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है वो इंग्लिश ही होती है। तो इंग्लिश से दुराव नहीं करना है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में थोड़े कमज़ोर हैं तो वो आपको चैलेंज की तरह लेना चाहिए कि समय जब मिलेगा तब हम इंग्लिश को और अच्छा कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश मेरी कमज़ोर है इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा मानना है कि ये आपके कमज़ोर दिल की निशानी है। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा, इस पर आपने जब पूछा है, तो जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो पहला सवाल यही आया। उन्होंने मेरा पूरा वो देखा कि यू आर इंजीनियर, देन पीएचडी, मास्टर्स, पीएचडी, इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर, और उसके बाद सिविल सर्विसेज में हिंदी मीडियम। तो जो सवाल आपने पूछा वैसे ही कुछ उनका भाव था कि क्या आपकी इंग्लिश कमज़ोर है जिस कारण आप हिंदी में अपना इंटरव्यू भी दे रहे हैं। मैं वो भी किया है। मैंने कहा सर देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं और 12वें से पहले कोई मीडियम इंग्लिश नहीं था। 12वें की फिजिक्स केमिस्ट्री हमने घूर्णन और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से पढ़ी है। इंजीनियरिंग से हम सीधे इंग्लिश में आए हैं। मेरा इंजीनियरिंग का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं सेकंड टॉपर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, आईआईटी का 9 पॉइंटर रहा हूँ, मास्टर, मेरी पीएचडी भी 10 बेस्ट पीएचडीज में गिनी गई है, मेरे पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में हैं। ये शो करते हैं कि इंग्लिश मेरी कोई बाधा नहीं है, लेकिन हाँ सर, हिंदी मेरी मजबूती है। और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश, तो आगे से हम इंग्लिश में शुरू कर लेते हैं। तो नो 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 नो, मेरा मतलब ये नहीं था। मीन्स हमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी अगर हिंदी मजबूत है तो हमारी ताकत होनी चाहिए। अगर हमारी कोई कमजोरी है तो ठीक है, हम समय रहते उसको ठीक कर लेंगे। तो मैं सभी जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खासकर जिनको ये लगता है कि उनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, जैसे मैं आपको यहाँ पे, और चूँकि आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर दी, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अखबार कौन सा पढ़ें। बोल दो कि भाई आप हिंदू पढ़ लीजिएगा, तो वो कहता है साहब इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे हिंदी का अखबार हो, खबरें सब सेम होती हैं। आज भी मैं मानता हूँ कि अगर हिंदी का अखबार मैं 20 मिनट में पढ़ लेता हूँ तो इंग्लिश का अखबार पढ़ने में मुझे 40 मिनट लगते हैं। और अगर मेरी स्पीड उतनी, चूँकि वो मेरी मातृभाषा है, मैं उसी में सब सीखा हूँ, उसी में सोचा हूँ, उसमें मेरी स्पीड तेज होना स्वाभाविक है। पढ़ता हूँ तो मैं तैयारी के टाइम अपना टाइम ऐसे ही बचाता था। मैं कभी भी शाम को हिंदू नहीं पढ़ता, सुबह हिंदू नहीं पढ़ता था, हिंदू मंगाता था, सुबह मैं हिंदी का अखबार पढ़ता था। तो मुझे ये पता चल जाता था देश विदेश में क्या हुआ है, सारा कुछ मैं अवेयर होता था, पूरा अपडेट होता था। रात में सोते टाइम हिंदू पढ़ता था। तो मुझे 2 फायदे होते थे। अगर मैं नई तरीके से हिंदू पढ़ता तो हो सकता है कोई इंग्लिश का वर्ड मुझे समझ में ना आता, या कुछ ना समझ में आता, मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ती, या मैं कुछ भी कहीं से उसको करता, या हो सकता है मैं गलत समझ लेता। अब चूंकि मैं सवेरे हिंदी का अखबार पढ़ चुका हूँ तो मुझे पिक्चर क्लियर है, तो मुझे उसको कनेक्ट करने में भी आसानी हो जाती थी। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, इसके लिए मुझे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, समय बचता था। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो आपकी ताकत बननी चाहिए, और अगर इंग्लिश में आपको थोड़ी बहुत समस्या है तो आपको एज ए चैलेंज लेना चाहिए कि इसको हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। लेकिन कुछ ना आना आपकी कमजोरी बन जाए, ये जरूरी तो नहीं।
तो स्व सहायता समूह को लेकर भी आपने काफ़ी काम किया, खासकर महिलाओं को लेकर, वो किस तरीके का अनुभव रहा, क्या काम? देखिए, जब मैंने सीईओ जिला पंचायत दंतेवाड़ा के रूप में काम किया, वहाँ की महिलाओं के साथ वहाँ का दंतेश्वरी प्रोजेक्ट जो ई रिक्शा का है, कड़कनाथ का है, ऐसे कई कामों को किया। और उसके बाद जब मैं रायपुर ज्वाइन किया तो यहाँ पर भी महिलाओं को लेकर कुछ विजन्स थे, उनको लेकर काम किया। और मुझे आज ये बताने में खुशी है कि यहीं सेरीखेड़ी ग्राम पंचायत में हमारा एक मल्टी यूटिलिटी सेंटर है, जिसमें 180 महिलाएं कोरोना काल में भी उन्होंने प्रतिदिन काम किया है। और एक बहुत बढ़िया मॉडल डेवलप हुआ है, जहाँ हर्बल सोप, जो ग्लिसरीन सोप है, आज खादी इंडिया हमारे साथ पैक्ट किए हैं, उन महिलाओं के बने प्रोडक्ट देश भर में जा रहे हैं। डिजाइनर अगरबत्ती बनती है, डिजाइनर मोमबत्ती बनती है, सिंपल मोमबत्ती बनती है, हर्बल गुलाल बनता है, वेलवेट कोटेड पेंसिल बनती हैं, महिलाएं चप्पल बनाती हैं, कलर्ड फिश का प्रोडक्शन करती हैं। आप रायपुर शहर में कुछ दिन बाद देखेंगे बैम्बू के ट्री गार्ड्स आपको पौधों के किनारे दिखेंगे, वो हमारे उस सेरीखेड़ी मल्टी यूटिलिटी सेंटर की महिलाओं के बनाए हुए हैं। साथ ही वहाँ पर एक बहुत अच्छी बेकरी बनती है, जिसमें हमने हेल्थ कुकीज़ के नाम से मशरूम कुकीज़, मुनगा कुकीज़, रागी कुकीज़, बाजरा कुकीज़ और तरह तरह के हेल्थ प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है। और जो अभी सबसे, और उसी के साथ चेन लिंक फेंसिंग बनाती हैं, सीमेंट के गमले बनाती हैं, सीमेंट के पोल बनाती हैं, नर्सरी है, ऐसे कई उत्पाद बनाती हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास उत्पाद बनाती हैं। अभी उनके महिलाओं के बनाया हुआ जो सैनिटाइज़र है, उसको हैदराबाद की एक कंपनी के साथ उनका पैक्ट हुआ है और वो उसको यूएई भेज रहे हैं। तो इस प्रकार की भी उपलब्धियां उस सेंटर ने पाई हैं। और अभी जो लेटेस्ट उन्होंने किया है, उसमें हर्बल टी का प्रोडक्शन शुरू किया है, जिसमें चाय नहीं है, बाकी सब है। इम्यूनिटी टी है, कामिंग टी है, फ्रेशनअप टी है, स्लिमिंग टी है, लेमन जिंजर टी है, ऐसे पूरा ग्रीन टी की पूरी एक बड़ी श्रृंखला तैयार करी है। तो शानदार काम है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार उस सेंटर को विजिट करें। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि बच्चों के लिए ये एजुकेशनल ट्रिप होगी और कुछ चीज़ें उन्हें देखने को मिलेंगी। हम अगर हर्बल की बात करते हैं तो केवल हर्ब्स नहीं होने चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग भी हर्बल होनी चाहिए। हाँ, ये महिलाएं जो चाय पत्ती भी बना रही हैं, उनकी पत्तियां भी सोलर ड्रायर से ड्राइंग होकर आती है। मशरूम का प्रोडक्शन करती हैं। अगर हम ऑर्गेनिक मशरूम की बात करते हैं तो बिना केमिकल का यूज किए हुए पूरा मशरूम का प्रोडक्शन है, हाई टेम्परेचर वाटर का प्रोडक्शन है। आपको देख के अच्छा लगेगा। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करता हूं, इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि महिला समूहों के बनाए हुए उत्पादों में वो गुणवत्ता नहीं होती, वो मार्केटेबल नहीं होते और ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो जाता, उनके लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एजुकेटिव ट्रिप होगी। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं रायपुर, खासकर अगर रायपुर के लोग देख रहे हों तो वो इस मौके को न गंवाएं। और मेरा मानना है कि हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट्स, चूँकि महिलाएं बना रही हैं, मैनुअल वर्क ज़्यादा है, तो हो सकता है कास्ट में 1-2 रुपए का अंतर दिखे, लेकिन उसे आप ये मान कर लीजिएगा कि ये आपके गांव, शहर के, आपके ज़िले के, आपके प्रदेश के महिलाओं का सशक्तिकरण है, उनके महिलाओं को संबल है। अगर आपका वो 1 रुपया 2 रुपया हो सकता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण का भागीदार बनेगा। क्योंकि आज उन महिलाओं से अगर आप बात करिए कि दीदी आप क्या चाहती हो, क्यों कमा रही हो, तो कल परसों में एक महिला से पूछा कि दीदी आप कभी लेट नहीं होती हो, आप एक दिन भी एब्सेंट नहीं होती हो, क्यों इतना रेगुलर रहती हो? साहब हमको अपने बच्चे को आप जैसा बनाना है। तो ये सपने अगर हमारे उन छोटे छोटे इंटरवेंशन से बन रहे हैं, या ये सपने अगर हम उन आँखों में ला पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस सर्विस में आने का जो हम लोगों का सबका ध्येय होता है, उसमें काफ़ी हद तक हम सफल होते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और अच्छी बात यह है कि हिंदी माध्यम से हिंदी को प्रेम आप करते हैं और अच्छे मोटिवेटर आप हैं। और इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत से लोगों को आपसे प्रेरणा मिलेगी, बहुत कुछ वो सीखेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हमारे साथ आईएएस गौरव सिंह जी थे। लंबा अनुभव उनका है, हिंदी से प्रेम है और गांव, किसान, आम लोगों से बहुत तेज़ी से जुड़ाव रखते हैं, एक अच्छे मोटिवेटर हैं। उनका जो सफ़र रहा है, उनके जो बोलने की शैली है, उनकी जो बातें हैं, बहुत से लोगों को प्रेरित करती हैं और बहुत से लोग उनसे प्रेरणा पाकर सफल भी होते हैं।
उम्मीद है हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से भी आप लोगों को सुनेंगे और बहुत सी सीखने की चीज़ें मिलेंगी, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों को जो थोड़े किसी जगह कमज़ोर पड़ जाते हैं, डर जाते हैं, उनको इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अफसरनामा में फ़िलहाल इतना ही। मुलाकात अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।